नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बम्बू ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें हैं वो चल रही हैं। ये जो क्लासें हैं ये राजस्थान की कोई भी कंपटीशन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सीईटी, पटवारी, वीडियो, सब के लिए ये है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लासें देखते रहिए। तो हमारी क्लासें चल रही थी जिसमें हम राणा सांगा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट में खानवा के युद्ध पे क्लास है वो हमारी ख़त्म हुई थी, जिसके अंदर भी खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527, रूपवास भरतपुर। किसके मध्य हुआ? राणा सांगा व बाबर के मध्य, जिसमें राणा सांगा की हार हुई और बाबर की विजय हुई। तो जो दो कल के जो क्वेश्चन है उनकी हम बात है वो कर लेते हैं। तो प्रतिहार शासक वत्सराज का उत्तराधिकारी कौन था? उन तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, नागभट्ट द्वितीय। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल के समय, यानी ऑप्शन नंबर 3 और इसका ऑप्शन नंबर 2। आज के जो दो क्वेश्चन उनकी भी बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस प्रतिहार शासक के चांदी एवं तांबे के सिक्कों पर आदिव्राह का उल्लेख है वो मिलता है? आदिव्राह है वो एक उपाधि है। तो ये कौन सा प्रतिहार शासक है? इसमें एक ऑप्शन 1 नंबर है वत्सराज, 2 नंबर है नागभट्ट द्वितीय, 3 नंबर है मिहिर भोज, 4 नंबर है राज्यपाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि निम्न में से किस प्रतिहार शासक के दरबार का कर्पूर मंजरी के रचयिता शोभा बढ़ाते थे? यानी प्रतिहार शासक है उसके दरबार में जो कर्पूर मंजरी है उसका जो लेखक है वो शोभा बढ़ाता था। यानी कर्पूर मंजरी का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए। इसका ऑप्शन 1 नंबर होगा वत्सराज, 2 नंबर होगा मिहिर भोज, 3 नंबर होगा नागभट्ट प्रथम, 4 नंबर होगा महेंद्रपाल। यानी कौन सा जो लेखक है वो इनमें से किस शासक के दरबार में उपस्थित था? तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो खानवा का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो आपने लास्ट की क्लास देखी है या नहीं देखी इसका पता लग जाएगा भी। राणा सांगा है उसका शासनकाल का समय क्या है, नीचे कमेंट कीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि बाबर है, जो बाबर की जो विजय है उसके क्या क्या कारण रहे होंगे। तो बाबर जो जीता है तो उसके जीतने के भी तो कोई कारण रहे होंगे जिसके कारण वो जीता है। कहीं ना कोई प्लस पॉइंट रहा है। बाबर ने इस युद्ध में तुगलामा पद्धति का उपयोग किया था। उसके बाद तोप खाने का भी प्रयोग किया था। हमारे राजाओं के पास तोप खाने होते नहीं थे, यानी एक तोप के गोले से देखिए आप कितना नुकसान है वो कर सकते थे। अपने वाले तो लड़ते थे तो तलवार होती थी, भाला होता था, बस तीर होती थी। इनके पास तोप थे और ये तुगलामा पद्धति, तो इसके बारे में ज़्यादा तो मेरे को जानकारी है नहीं। इसमें ये बताते हैं कि युद्ध की एक पद्धति होती है जिसमें पहले ये तोप लगा देते हैं और ये तोप को ये ज़मीन में गाड़ देते हैं ऐसे भी, ये सामने दूसरे जो शत्रु है उसकी सेना होगी। फिर यहाँ ये तोप लगा दी, उसके पीछे ये खाई लगा देते थे कि जिसमें से ये लोग आ सकें और तोप वगैरह को गोला बारूद है वो सप्लाई कर सकें। और बीच में से रास्ता होता था कि जिसमें जो पैदल सैनिक है वो आगे बढ़ सकें। और ये एक एरिया होता था कि यहाँ पर गोले नहीं पड़ते थे, गोले वो आगे पड़ते थे। तो आगे के जो सेना है उनसे तो इनके सैनिक लड़ लेते थे और ये यहाँ से गोले दागते और यहाँ पड़ते यहाँ। ये शायद पद्धति थी। इस युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ये मुसलमानों को उकसाया था कि ये धर्म का युद्ध है, इसके लिए भी हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए लड़ रहे। बाबर ने मुसलमानों का तमगा कर यानी जो व्यापारिक कर था उसे हटाने का वादा किया था और बाद में हटाया भी था। बाबर ने गाजी की उपाधि वो धारण की थी इस युद्ध को जीतने के बाद। और बाबर ने शराब के घड़े थे वो भी तुड़वा दिए थे। उसने कहा था कि मैं अब आज के बाद शराब है वो नहीं पीऊंगा। उसके बाद में जो राणा सांगा की पराजय का जो कारण है उसमें 1 नंबर है वो बात करते हैं कि रायसीना के सलहदी तंवर, यानी जो रायसीना का सलहदी तंवर था नागौर के खानजादा
कि विश्वासघात के कारण सांगा पराजित हुआ था। बताते हैं कि ये जो दोनों हैं ये बाबर की तरफ है वो मिल गए थे। कोई कह रहे हैं कि विश्वासघात कर लिया था। इनकी जो राणा सांगा की जो युद्ध की जो योजना थी वो बाबर को बता दी थी। कोई कुछ ही करे, कोई कुछ ही करे, लेकिन एक ही बात ये भी है कि बाबर जो विजय रहा था, यानी जो खानुआ का मैदान था उसमें बाबर पहले ही आ गया था और उसने इसमें ये देख लिया था भी ये सीरा अच्छा है जिससे मैं सामने की सेना से युद्ध है वो कर सकता हूँ। तो इसने पहले ही आके अपनी जो बैलगाड़ियाँ थी जिनके ऊपर तोप थी वो लगा ली थी और टाइम से ही ये तैयार रहा था। उसके बाद में जो है वो बाबर के अनुसार, यानी जो बाबरनामा है उसके अनुसार बाबर ने लिखा है कि उसका मुल्क है वो 1 करोड़ की आमदनी का था। 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार उसकी सेना का सहयोग कर रहे थे, फिर भी हमने उसको पराजित है वो कर दिया था। यानी कि जो राणा सांगा था उसने पाती पार्वन की जो योजना थी उसके अंदर भी एक ही राजा के नीचे सभी मिलके एक साथ युद्ध करेंगे, तो उसके अंदर 7 राजा आए थे, 9 राव थे, 104 सरदार थे, उनकी सेना आई थी, यानी पूरा राजपूताना एक साथ लड़ने के लिए आया था। ये देखिए पाती पर्वन की जो प्रथा थी उसके तहत राणा सांगा का इन सभी लोगों ने सहयोग है वो किया था। उसमें देख लेते हैं भी इनके जो कौन कौन है जो महत्वपूर्ण शासक है जो आए थे, कौन कौन से रियासत से आए थे और कौन कौन से शासक थे। यानी जो 7 राजा बता रहे हैं वो कौन कौन से। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, मारवाड़ से मालदेव जो राव गांगा है उसका पुत्र, जो बीकानेर है वहाँ से राव कल्याणमल राव जेतसी का पुत्र है वो राणा सांगा के सहयोग के लिए आया था पति पर्वन की जो प्रथा है उसके तहत। भरतपुर का है वो अशोक परमार आया था, इसके बारे में आगे कुछ जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो भरतपुर की जो जगनेर तहसील है वहाँ का हलवद यानी जो काठियावाड़ है वहाँ से जाला अज्जा आया था, जाला राज सिंह का पुत्र। इन्होंने जो उस राणा सांगा के युद्ध से बाहर निकलने के बाद उनका जो छत्र है राज के जो चिन्ह है उसको धारण किया था और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसके बाद जो मेवात है, मेवात का आता है हसन खां मेवाती। अफगान का आता है महमूद लोदी। इडर जिसकी सहायता राणा सांगा ने की थी वहाँ का आता है बहारमल। वागड़ वहाँ से आता है उदय सिंह। सिरोही का अखेराज देवड़ा। मेड़ता वीरम देव। प्रतापगढ़ का बाघ सिंह देवलिया। चंदेरी का मेदिनी राय, यानी इसको लेकर जो पीछे की जो कहानी थी मैं। अन्य जो सहयोगी थे वो थे रावत जग्गा, रावत बग्गा, गोपाल परमार। इन्होंने भी राणा सांगा का सहयोग है वो किया था। राणा सांगा की सेना का नेतृत्व करने वाला हसन खां मेवाती था, यानी जो इनका जो मैन जो सबसे आगे था वो था हसन खां मेवाती। मुसलमान नहीं था ये और सामने से अरब बाबर था वो भी मुसलमान था। यानी कि बात मुसलमान को लेकर नहीं थी कि जो बाबर था वो खुद गलत था, क्योंकि मुसलमान तो पहले भी थे राजस्थान में। इसके बाद आते हैं कि इस युद्ध में काठियावाड़ का जाला अज्जा ने राजकीय छत्र धारण कर राणा सांगा के प्राण बचाने का कार्य किया था और लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। यानी जो जाला अज्जा जो ये नाम है ये आएगा भी कि राणा सांगा का जो राजकीय छत्र है या छत्र है वो किसने धारण किया था, तो जाला अज्जा ने। भरतपुर के जगनेर तहसील के अशोक परमार, ये जो मैंने आपको बताया था, अशोक परमार ने सांगा का भरपूर सहयोग किया था, जिससे प्रसन्न होकर सांगा ने उपरमाल की जागीर है वो प्रदान की थी। ये देखिए ये जागीर है वो अशोक परमार को राणा सांगा ने अशोक परमार की सहयोग जो करने के उपलक्ष्य में है वो ये जागीर है वो दी थी। सिरोही का जो अखीराज देवड़ा था के नेतृत्व में सांगा को घायल की अवस्था में युद्ध भूमि से निकालकर बसवा दौसा ले जाया गया। यानी अखीराज देवड़ा वो राणा सांगा को युद्ध में घायल अवस्था से निकालकर ले जाता है। बसवा में राणा सांगा का चबूतरा भी बना, ये ने नहीं है इसको हम में कर देते हैं, में सांगा का चबूतरा है वो बना हुआ है। इरिच यूपी नामक स्थान पर राजपूत सरदारों द्वारा सांगा को जहर दिया गया था।
जब सांगा को होश आया था तो सांगा ने वचन दिया था कि मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं बाबर को हरा नहीं देता। लेकिन इनके सरदारों ने इनको समझाया था कि वो जो हमारे सहयोग करने वाले आए थे वो राजस्थान के सभी क्षेत्रों से वो वापस अपने अपने स्थानों पर है वो चले गए हैं और अब वापस हमारा सहयोग करने नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर इनके पास कुछ था नहीं और बाबर के पास तोप वगैरह थी। लेकिन अगर इस युद्ध को सांगा है वो जीत सकता था अगर थोड़ा सी शांति रखता। राणा सांगा क्या है कि जो तोप के गोले चल रहे थे उससे जो इनके जो राजपूत मर रहे थे उनको देखकर सांगा भावुक हो गया और खुद ही मैदान में उतर गया। ये राणा सांगा की सबसे बड़ी गलती थी। अगर थोड़ा समय और रुक जाता तो बाबर की जो गोले वगैरह थे वो सब खत्म होने की कगार पर थे। 30 जनवरी 1528 को कालपी यूपी नामक स्थान पर सांगा का निधन हो गया। इन सरदारों ने राणा सांगा को जहर दिया था। उसके बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। यानी कि युद्ध होता है वो 1527 में होता है और मृत्यु 1528 में। ये वापिस है, ये अपने मतलब वापिस अपने मेवाड़ में नहीं आया था। सांगा का जो अंतिम संस्कार है वो मंगलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। यहीं पर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। तो राणा सांगा के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो उनमें रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह, महाराणा प्रताप जो है वो तो उदय सिंह के ही पुत्र हैं। तो जो रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह ये तीन जो हैं वो राणा सांगा के पुत्र हैं, ये इनके उत्तराधिकारी हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। उदय सिंह के बारे में इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम महाराणा प्रताप से पढ़ेंगे। इनको मैं आपको रिवीजन की जो क्लासें होंगी उनमें इनके बारे में जो पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अभी क्लास को ज़्यादा लंबे नहीं करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके बारे में बस इनका शासनकाल याद रख लेना, भी हो सकता है आपको क्रम पूछ ले। तो 1528 से 31 के मध्य रतन सिंह, 1531 से 36 के मध्य विक्रमादित्य और उदय सिंह है वो 37 से 75 के मध्य। नेक्स्ट क्लास में हम आगे ये देखिए विक्रमादित्य और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है वो पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद में भी रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इसका शासनकाल तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इनके बारे में जो उदय सिंह है इनसे रिलेटेड भी पन्नाधाय है, विक्रमादित्य को के साथ को किस किस का ये दो रतन सिंह इनसे रिलेटेड जो भी है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।